तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूरे नेक्स्ट ईयर के लिए अपनी पेपर व्यूज की लिस्ट निकाल दी है कि कौन सी पेपर व्यू हमें कब देखने को मिलेगी। और रेसलमेनिया 38 के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है जिससे हम सभी शायद बहुत खुश होने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात कर लेंगे आज हुई एनएक्सटी के हैलोवीन हैवॉक शो के बारे में, जिसके अंदर हमें टाइटल चेंजेस की बारिश देखने को मिली। और क्या हमें पॉसिबली इस साल के सर्वाइवर सीरीज में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच के अंदर फाइनली सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखने को मिलेगा। हम सारे पॉइंट्स के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करके लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं आज हुई एनएक्सटी के हैलोवीन हैवॉक शो के बारे में। और शो के अंदर सबसे पहला ही मैच था वुमेन्स एनएक्सटी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक लैडर मैच, जो कि होना था टॉक्सिक अट्रैक्शन वर्सेस इयो शिराई एंड ज़ोई स्टार्क वर्सेस पर्शिया पियोट्रे एंड इंडी हार्डवेल के बीच में। अब इस मैच की बात करें तो मैच तो स्टार्ट सही से हुआ था, लेकिन क्योंकि ये एक लैडर मैच है तो जैसे ही लैडर्स आए मैच के अंदर हमें काफी सारे स्कैरी स्पॉट्स देखने को मिले। और सचमुच स्पॉट्स जो थे इतने स्कैरी थे, आपको देख के लग रहा होगा कि जितनी जल्दी हो सके बस मैच खत्म हो जाए। और ज्यादातर जो गलत तरीके से बम्प लिए गए थे वो जो मैच के अंदर दो सबसे एक्सपीरियंस सुपरस्टार्स थे उन्हीं की तरफ से लिए गए थे। एक हमने देखा जब ज़ोई स्टार्क एक 450 स्प्लैश लगाने के चक्कर में एक ऑकवर्ड लैंडिंग हो जाती है उनकी, और मुझे तो सबसे खतरनाक लगा इयो शिराई का बम्प लैडर में जो उन्हें लिया था। तो होता क्या है, इयो शिराई लैडर में चढ़ के चैंपियनशिप उतारने की कोशिश करती है, लेकिन रिंग के साइड में कॉमेडी टेबल के ऊपर और एक लैडर लगा हुआ होता है। लेकिन रिंग के अंदर इंडी हार्डवेल ने जो इयो शिराई जिस लैडर के ऊपर चढ़ी हुई थी उसको गिरा देती है, और इयो शिराई गिरती है बाहर के लैडर में, और अनफॉर्चुनेटली वो लैडर टूटता नहीं है। इसलिए इयो शिराई जो है लैडर के ऊपर एक बम्प लेके स्प्रिंग की जैसे कुदक के नीचे गिर जाती है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद मैच की एंडिंग की बात करें तो यहाँ पे टॉक्सिक अट्रैक्शन ने चैंपियनशिप को लैडर से उतार लिया, और अब हमारी वुमेन्स एनएक्सटी टैग टीम चैंपियन बन चुकी है टॉक्सिक अट्रैक्शन। टॉक्सिक अट्रैक्शन को डब्ल्यूडब्ल्यू शुरू से एक डोमिनेटिंग टीम की जैसे बुक कर रही थी। अब यहाँ पे दो सुपरस्टार्स को टैग टीम चैंपियनशिप तो मिल गई थी, लेकिन अब ये देखना था कि टॉक्सिक अट्रैक्शन की जो लीडर है मैंडी रोज, क्या वो रैक्वेल गोंजालेस से वुमेन्स चैंपियनशिप ले पाती है या नहीं। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग वर्सेस ओडिसी जोन्स के बीच में। ओडिसी जोन्स कितने पावरफुल रेसलर हैं ये तो आप जानते ही हो, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को हराने के लिए थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस मैच के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने हरा दिया है ओडिसी जोन्स को। शो के ऊपर नेक्स्ट आता है एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए रैक्वेल गोंजालेस वर्सेस मैंडी रोज के बीच में। अब यहाँ पे मैंडी रोज के सर में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उनके टैग टीम पार्टनर्स ने तो टैग टीम चैंपियनशिप जीत ली, और अब उनकी बारी थी कि वो वुमेन्स चैंपियनशिप को जीते। अब ये मैच भी काफी कमाल का मैच था, हमें रैक्वेल और मैंडी की तरफ से कमाल का एक्शन देखने को भी मिला। मैच के अंदर कैंडल स्टिक्स का यूज था, चीयर्स का यूज था। एक पॉइंट में हमने ये भी देखा कि रैक्वेल ने अपने मुंह में मास्क लगा के फायर एक्सटिंग्विशर ब्लो कर दिया मैंडी रोज के ऊपर। लेकिन एंडिंग हमें कुछ ऐसा देखने को मिली जब रैक्वेल के ऊपर एक मास्क पहने हुए सुपरस्टार ने एक कुदाल से अटैक कर दिया, और उसी का फायदा उठा लिया मैंडी रोज ने, और यहाँ पे मैंडी रोज बन चुकी है हमारी न्यू एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियन। तो अब टॉक्सिक अट्रैक्शन की तीनों सुपरस्टार्स के पास चैंपियनशिप बेल्ट आ चुकी है, और देख के ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो है इस फैक्शन के ऊपर बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टेड है, और हो सकता है ये हमें आगे चल के हर्ट बिजनेस वाली फीलिंग भी दे दे। लेकिन मैंडी रोज वहां से जाने के बाद हमें वो मास्क पहनी हुई अटैकिंग सुपरस्टार में चेहरा दिखाते हुई मिली, और यहाँ पे रिटर्न हो चुका है डेकोटा काई का। डेकोटा काई एंड रैक्वेल गोंजालेस की दुश्मनी तो बहुत दिनों से चल रही है। अब उन्होंने जो है रैक्वेल को उनकी चैंपियनशिप कॉस्ट करवा दी, तो अब देखते हैं इन दोनों के बीच की आगे की कहानी क्या बनती है। नेक्स्ट एक न्यू सुपरस्टार शो के अंदर अनाउंस थे जो कि अपना डेब्यू करने वाले थे इस शो के अंदर, और यहाँ पे डेब्यू हो चुका है उसोस के भाई जोसेफ फाटू का। अगर आप मेरे चैनल से एक्टिवली जुड़े हुए हो तो मैंने आपको कुछ महीनों पहले बताया था कि उसोस के जो भाई है जोसेफ फाटू, उनके साथ डब्ल्यूडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, और अब उन्होंने एनएक्सटी के अंदर अपना डेब्यू कर लिया है। और ना ही किसी उन्होंने डेब्यू किया, उन्होंने मैच को भी जीत लिया। नेक्स्ट शो के अंदर आता है इंपीरियम वर्सेस एमएसके के बीच में एनएक्सटी टैग टीम चैंपियनशिप का मैच। इंपीरियम को आप जानते ही होंगे, वो वॉल्टर के टीम के मेंबर्स हैं, और एमएसके जो है उन्होंने कुछ महीनों पहले ही टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी। लेकिन शो के अंदर एक बार फिर से हो गया टाइटल चेंज जब इंपीरियम ने हरा दिया एमएसके को, और अब इंपीरियम बन चुके हमारे न्यू एनएक्सटी टैग टीम चैंपियंस। शो का मेन इवेंट था टोमासो चियाम्पा वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच का एनएक्सटी चैंपियनशिप का मैच। ब्रॉन ब्रेकर को डब्ल्यूडब्ल्यू शुरू से ही कैसे पुश कर रही है एनएक्सटी के अंदर ये तो आपने देखा ही होगा। उन्होंने काफी अच्छा डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिखा है एनएक्सटी के अंदर अब तक। लेकिन दूसरी तरफ है टोमासो चियाम्पा, जिन्होंने कुछ ही महीनों पहले एनएक्सटी चैंपियनशिप जीती थी, और वो एनएक्सटी के अंदर एक बहुत बड़े सुपरस्टार भी हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये था, क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रॉन ब्रेकर को इतनी जल्दी चैंपियन बना देगी? और देख के ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ और टाइम तक
तक वेट करना चाहती है कि वो ब्रॉन ब्रेकर को चैंपियन बनाए, क्योंकि ये शो का एक लौता मैच था जिसके अंदर चैंपियनशिप रिटेन हो गई थी, क्योंकि टोमासो चियम्पा ने हरा दिया यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर को और अपनी चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लिया। ब्रॉन ब्रेकर ने काफी कोशिश करी मैच को जीतने की, उन्होंने टोमासो चियम्पा के फेरी टेल एंडिंग पर भी किक आउट कर दिया, लेकिन जब और 2-3 नी स्ट्राइक्स के बाद एक और फेरी टेल एंडिंग पड़ती है उस पे ब्रॉन ब्रेकर नहीं कर पाए किक आउट। अब देखो कभी ना कभी आगे चल के ब्रॉन ब्रेकर तो चैंपियन बनने ही वाले हैं, लेकिन WWE वो वाला पेडल कब पुश करती है उसके लिए हमें अभी के लिए वेट करना है। अब चलिए NXT हैलोवीन हैवॉक के बाद हम बात कर लेते हैं हमारे रेगुलर अपडेट्स के बारे में, और सबसे पहले ही हम बात कर लेते हैं मेगा अपडेट के बारे में जो कि WWE ने अनाउंस कर दी है। तो WWE ने अपने अगले साल की पूरी पेपर की लिस्ट निकाल दी है और ये भी बता दिया है कि कौन सा पेपर व्यू किस महीने के अंदर होने वाला है, और लिस्ट जो है आप देख सकते हो आपके सामने है अभी। तो जैसे कि आप जानते हो कि न्यू ईयर के जनवरी 1 में ही हमें WWE का एक नया पेपर व्यू डे 1 देखने को मिलेगा। फिर उसी महीने की 29 को होने वाला है WWE का रॉयल रंबल पेपर व्यू, और जनवरी 29 के रॉयल रंबल के बाद डायरेक्टली हमें देखने को मिलेगा अप्रैल मंथ का रेसलमेनिया 38, और इसके अंदर एक बड़ा अनाउंसमेंट है कि अगले साल की रेसलमेनिया भी 2 नाइट की इवेंट होने वाली है जो कि अप्रैल 2 और अप्रैल 3 को होगी। अब इसका ये मतलब है कि रॉयल रंबल के बाद जो हमें एलिमिनेशन चेंबर या फिर फास्ट लेन देखने को मिलती है वो शायद अगले साल नहीं होगी। एक और बड़ी चीज जो हमें देखने को मिलती है लिस्ट से कि WWE सितंबर 3 और सितंबर 4 में एक पेपर व्यू करने वाली है जिसका नाम या फिर लोकेशन डिफाइन नहीं हुआ है अभी तक, और माना ये जा रहा है कि ये वाला जो शो होने वाला है वो AEW के ऑल आउट से कम्पीट करेगा, क्योंकि बेसिकली सितंबर 3 या सितंबर 4 को यूएस के अंदर लेबर डे होता है और उसी टाइम के अंदर AEW का ऑल आउट का शो भी होता है। तो काफी सारी डिटेल्स WWE ने ऑलरेडी अनाउंस कर दी है अगले साल के लिए, और WWE ने ये जो अनाउंसमेंट की है अपने अगले पेपर व्यूज के बारे में अगले साल के लिए, रिपोर्ट्स ये आ रहा है कि इसको लेके WWE के बैकस्टेज के सुपरस्टार्स के बीच में जो एटमॉस्फेयर है वो काफी अच्छा है और काफी सारे सुपरस्टार इस शेड्यूल से बहुत ही हैप्पी है। एक रीजन ये भी है कि WWE ने अगले साल के मोस्ट ऑफ द पेपर व्यू सैटरडे को प्लान किए हैं, क्योंकि संडे को वहां पर ज्यादातर NFL होता है और WWE नहीं चाहती कि उनके पेपर व्यूज के साथ NFL कम्पीट करे। आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है द फेनोमेनल वन AJ स्टाइल्स के बारे में। आपको पता है कि कल के रॉ के लिए WWE ने AJ स्टाइल्स एंड ओमस वर्सेस RK Bro का मैच प्लान किया हुआ था रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, लेकिन उसको अचानक से WWE चेंज कर देती है। और हमने ये भी देखा कि शो के अंदर ओमस तो नजर आए थे लेकिन AJ स्टाइल्स कहीं पर भी नहीं थे। तो इसको लेकर एक पॉसिबल अपडेट देते हैं डेव मिर्जर, और डेव मिर्जर का ये कहना है कि हो सकता है कि AJ स्टाइल्स कोई अनफॉर्चूनेट इंजरी से गुजर रहे हैं और उसी की वजह से वो कल के रॉ में हमें नजर नहीं आए। अब वो इंजरी सचमुच इंजरी है या कैसी है, इंजरी कहाँ पे हुई, कैसी हुई, कितनी क्रिटिकल है, कुछ भी डिटेल सामने नहीं आई है। इसके बारे में मुझे अगर आगे कुछ पता चलता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। अब AJ स्टाइल्स तो शो के अंदर नहीं थे और उसके लिए हमें रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए डर्टी डॉग्स वर्सेस RK Bro का मैच देखने को मिला, और मेन इवेंट के अंदर हमें एक फेटल 4-वे लैडर मैच भी देखने को मिला। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद रॉ की व्यूअरशिप कितनी आई कल के शो में? तो कल का जो रॉ का शो था वो तो आपको पता है कि सीजन प्रीमियर का शो था। ड्राफ्ट के बाद जो भी चेंजेस हुए थे हमें कल से ही इफेक्टिव होते ही नजर आए थे, और हम ये कह सकते हैं कि रॉ को कल व्यूअरशिप में थोड़ा सा फायदा हुआ है, क्योंकि कल रॉ को व्यूअरशिप मिली है 1.658 मिलियन व्यूअर्स, जो कि लास्ट वीक से डेफिनेटली बहुत ज्यादा अप है, क्योंकि लास्ट वीक रॉ को व्यूअरशिप मिली थी 1.593 मिलियन व्यूअर्स। और 18 से 49 की डेमो की बात करें तो वो भी लास्ट वीक से अप है, क्योंकि लास्ट वीक डेमो में रेटिंग मिली थी 0.39 रेटिंग और कल के रॉ को रेटिंग मिली है 0.47। तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि सीजन प्रीमियर के लिए WWE ने जो हाइप बनाई थी उसके वजह से थोड़ा सा हेल्प तो मिला है WWE को, लेकिन अब देखना है कि आगे के शो में कैसे रेटिंग मिलती है, क्योंकि WWE यहाँ पे बिगी वर्सेस सेथ रॉलिंस की एक फ्यूड बनाने की कोशिश कर रही है। और यही बात करते करते हम चलते हैं हमारे फाइनल स्टोरी ऑफ द डे के बारे में, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या WWE इस साल के सर्वाइवर सीरीज के अंदर सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस का मैच प्लान कर रही है या नहीं। अब देखो ये वाली रोमन रेंस मतलब हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के साथ सेथ रॉलिंस की फ्यूड देखने का सपना तो हम सभी देख रहे हैं, और हमें यह भी मानना पड़ेगा कि WWE ये वाली मैच दिखाने की कोशिश हमें पहले भी कर चुकी है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ये मैच जो है वो नहीं बैठ पाई। कभी बीच में एज आ गए थे, कभी फिन बैलर आ गए थे, कभी जॉन सीना आ गए थे, इसलिए हर बार सेथ रॉलिंस लाइन के पीछे लगते गए। और अब अगर WWE सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस का मैच करवाना चाहती है, भले ही वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए क्यों ना हो, लेकिन हो सकता है वो एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच भी हो जाए। लेकिन आप जरा सोचो उसके लिए WWE को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए WWE को सेथ रॉलिंस को चैंपियन बनाना पड़ेगा, और वो भी सर्वाइवर सीरीज के पहले। लेकिन सर्वाइवर सीरीज के पहले WWE का और कोई भी शो बाकी नहीं है, तो अगर ये मैच WWE करना चाहती है तो उन्हें रॉ के एपिसोड में ही करना पड़ेगा। लेकिन हम अगर दूसरी तरफ देखें तो क्या सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस का मैच करवाने के लिए WWE को अभी बने WWE चैंपियन बिगी को चैंपियनशिप से हटा देना चाहिए? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि बिगी से बड़े स्टार सेथ रॉलिंस जरूर हैं, लेकिन बिगी के पास ऑडियंस सपोर्ट है, और बहुत साल वेट करके बहुत मिन्नतों के बाद WWE बिगी को चैंपियन बनाई है, तो फिर क्या उनसे चैंपियनशिप ऐसे ही ले लेगी? अब इस टॉपिक का दूसरा एक पहलू है कि अगर WWE अभी सेथ रॉलिंस वर्सेस बिगी का मैच करवाना नहीं चाहती तो फिर इन्होंने सेथ रॉलिंस को क्राउन ज्वेल के बाद ही नंबर 1 कंटेंडर क्यों बना दिया? हम सभी को पता है कि अगला जो पेपर व्यू है वो
सर्वाइवर सीरीज है जिसके अंदर रॉ वर्सेस स्मैकडाउन होनी है, तो फिर इतनी जल्दी सेथ रॉलिंस को नंबर 1 कंटेंडर बनाने की क्या जरूरत है। तो बहुत सारे सवाल अभी चल रहे हैं WWE चैंपियनशिप के सराउंडिंग में कि क्या सेथ रॉलिंस चैंपियन बनेंगे, सर्वाइवर सीरीज के अंदर हमें कौन सा मैच देखने को मिलेगा। मामला जो है काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है। WWE को बस इस मौके का पूरा से फायदा उठाना है। तो देखते हैं WWE हमें कौन सा एंगल दिखाती है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।